हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। प्रत्येक दिन की तरह आज पुनः टेस्ट सीरीज़ लेके आपके समक्ष आई हूँ और आज का हमारा टेस्ट क्वेश्चन रहेगा 601 से। जैसा कि आपको विदित ही है कि रोज़ाना 50 क्वेश्चन की सीरीज़ आपके समक्ष आ रही है। ये 50 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश रहती है कि डिटेल के साथ करवाया जाए। अभी डिटेल के साथ क्वेश्चन करवा रही हूँ और 50 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। हमारी परीक्षा के लिए हमें थ्योरी पढ़ना जितना ज़रूरी है उतना ही प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। आशा रखती हूँ सभी को इससे फ़ायदा हो रहा होगा और फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिए। ये आज का हमारा क्वेश्चन है, नृसिंह चरित्र काव्य के रचयिता हैं। विकल्प दिया गया सुदन, भूषण, खुमान या बाकी कवि। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करके आपको कमेंट करके आंसर देना है। आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, खुमान या मान कवि। जो खुमान या मान कवि हैं उनकी रचना क्या है? नृसिंह चरित्र है। और नृसिंह चरित्र जो है ये एक प्रबंधात्मक वीर काव्य है। क्या है? प्रबंधात्मक वीर काव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, कवि पद्माकर भट्टचरित हिम्मत बहादुर विरोधावली कैसा काव्य है? विकल्प दिया गया नीतिपरक, भक्तिपरक, श्रृंगारिक परक या वीर रस परक प्रशस्ति काव्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर होगा हमारा डी, वीर रस परक प्रशस्ति काव्य। प्रशस्ति काव्य कौन सा काव्य होता है? प्रशस्ति काव्य एक ऐसा काव्य होता है जिसमें मनुष्य को ईश्वर के समान मानकर उसकी का गुणगान किया जाता है। तो ऐसा जो काव्य है वो प्रशस्ति काव्य कहलाता है, जिसमें किसी मनुष्य को ईश्वर का रूप देकर उसका गुणगान किया जाता है। ये जो आपका हिम्मत बहादुर विरोधावली है ये गोसाई अनूप गिरी हिम्मत बहादुर पर रचित है। गोसाई अनूप गिरी, ये बहुत बार पूछा जाता है। अनूप गिरी, गोसाई अनूप गिरी के जीवन के ऊपर आधारित है और इसके वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शिवा बामनी और छत्रसाल दशक मुक्त काव्यों के कवि भूषण कैसे कवि थे? शिवा बामनी और छत्रसाल दशक कवि भूषण की रचना है। क्वेश्चन पूछा गया कि कवि भूषण किस प्रकार के कवि थे? विकल्प है श्रृंगारिक कवि, रीति मुक्त कवि, राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत कवि या नीति परक काव्य प्रयणता कवि। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी, राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत कवि। राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत कवि थे कौन? कवि भूषण। देखिए जो शिवा बामनी हमारी है, शिवा बामनी के अंतर्गत शिवाजी के जो छत्रपति शिवाजी हैं उनका वर्णन किया गया है और इसमें छंद पूछ लिया जाता है कई बार, ये कितने छंदों में रचित है? तो इसमें कितने? शिवा बामनी यानी 52 छंदों के अंतर्गत शिवाजी का वर्णन किया गया है। छत्रसाल दशक, ये राजा छत्रसाल के युद्धों का इसमें वर्णन है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि कवि भूषण को कंधा किसने दिया था? तो राजा छत्रसाल ने ही इनको कंधा दिया था और इनके जो ये आश्रयदाता थे या कवि जो भूषण थे ये छत्रसाल के ही दरबारी कवि माने जाते हैं। जब इनकी मृत्यु हुई तो राजा छत्रसाल ने इन्हें अपना कंधा दिया था। तीनों चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं और वीर से संबंधित ये रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है,
रीतिकालीन काव्य हमीर रासों के रचयिता थे। विकल्प है सारंगधर, नरपति नाल है, जोधराज या खुमान। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी, जोधराज। देखिएगा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा रीतिकालीन काव्य हमीर रासो। ये आदिकालीन रासो काव्य नहीं है। जो हमीर रासो किसका है, आदिकालीन आए तो किसका हो जाएगा, सारंगधर का हो जाएगा। लेकिन ये पूछा रीतिकालीन काव्य हमीर रासो के रचयिता कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जोधराज। जोधराज जो हैं ये रीतिकालीन हमीर रासों के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न रचनाएं भूषण रचित नहीं हैं। इनमें से कौन सी रचना जो है वो भूषण द्वारा रचित नहीं है। विकल्प है भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। दूसरा है भूषण हजारा, शिवराज भूषण। तीसरा है श्रुति भूषण, भूप भूषण। चौथा विकल्प है अलंकार प्रकाश या छंदो हृदय प्रकाश। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी, श्रुति भूषण और भूप भूषण। ये दोनों जो रचनाएं हैं ये कवि भूषण की नहीं है, किसकी हैं, कर्नेश की। कवि कर्नेश की रचनाएं हैं। दोनों ही भूषण के नहीं, बाकी सभी किसकी हैं, भूषण की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, स्वेद बढ़ियो तन कंप उरोजनी, आँखिन आंसू कोपलीनी हंसी। रीतिकालीन पद्य के कवि कौन से हैं। विकल्प है देव, बिहारी, मतीराम या केशवदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए देव। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं, देव की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया, क्वेश्चन है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरित दूती होई। यह किस पुस्तक का प्रथम छंद है। विकल्प है वृंद सतसई, बिहारी सतसई, मतीराम सतसई या श्रुति भूषण। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, बिहारी सतसई। जो बिहारी सतसई है इसका ये प्रथम छंद है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरित दूती होई। तो ये बिहारी कवि बिहारी के द्वारा रचित बिहारी सतसई से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, छलिया छबीलो छैल छाती चलो गयो। ये पंक्तियाँ किस कवि के किस ग्रंथ से उद्धृत हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं। छलिया छबीलो छैल छाती चलो गयो, ये पंक्तियाँ किस कवि की ग्रंथ से उद्धृत हैं। कवि और ग्रंथ दोनों आपके समक्ष दिए गए हैं। विकल्प पहला है भिखारी दास के काव्य निर्णय से, पद्माकर के पद्माभरण से, देव के प्रेम दीपिका से या बिहारी की बिहारी सतसई से। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा ए, भिखारी दास के काव्य निर्णय से ये ली गई है। अगला क्वेश्चन है रीति मुक्त काव्य परंपरा के प्रतिनिधि माने जाने वाले कवि घनानंद की निम्न में से कौन सी रचना नहीं है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। रीति मुक्त काव्य परंपरा के प्रतिनिधि माने जाने वाले कवि घनानंद। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि रीति मुक्त काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि कौन थे, और सभी इसमें विकल्प में रीति मुक्त चारों के चारों आपके दिए हुए होते हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर सभी दिए होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहीं से हमारा बन जाता है। रीति मुक्त काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं, घनानंद। कहा घनानंद की कौन सी रचना नहीं है। विकल्प है वियोग वेली सुजान सागर, दूसरा है सुजान विनोद इश्क नामा, तीसरा है इश्क लता कोकसार और चौथा है विरह लीला कृपा कांड। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर सभी जानते हैं, हो जाएगा बी। सुजान विनोद किसकी रचना है? आपके देव कवि की रचना है। और इश्क नामा जो है ये किसकी है? बोधा की रचना है। बाकी सभी किसकी हैं? आपकी घनानंद की रचनाएं। हमने बहुत अच्छे से याद किया था कि घनानंद सुजान सागर है, वियोग वैली है, इश्क लता है, कि घनानंद जो इश्क के विरह में पागल हो जाते हैं, इश्क के विरह में क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं, वियोगी हो जाते हैं, है ना। फिर इसके जो दोस्त होते हैं इन पर कृपा करते हैं, क्या पिलाकर? कोक पिलाकर कृपा करते हैं। और फिर ये इनको सुजान सागर सुनाते हैं, फिर ये कहें कि हिमालय पर ले जाते हैं। ये सभी रचनाएं जो कोड से हमने की थी ये सभी ध्यान आ गया होगा। बाकी सभी किसकी हैं? घनानंद की। लेकिन सुजान विनोद है ये देव की है, और इश्क नामा किसकी है? बोधा की। इश्क नामा और इश्क लता दोनों में हमें संदेह रहता है, तो आप ध्यान से देखिएगा। इश्क लता जो है वो किसकी है? घनानंद की। लेकिन इश्क नामा जो है वो किसकी है? बोधा की। और इसके लिए हमने कोड बनाया था कि नाम लेते हैं इश्क का, है ना। इश्क का नाम लेकर बोया बीज खेत में, बोया से बोधा बना था, और ये खेत सिंह के दरबारी कवि थे, तो विरह की वारिस होने लगी। तो इनकी दूसरी रचना कौन थी? विरह वारिस। तो ये जो इश्क नामा, इश्क का नाम लेके बोया बीज खेत में, बोया बीज खेत में, इट मीन्स यानी जो बोधा है उसकी क्या है? इश्क नामा है, और इश्क लता किसकी है? घनानंद की है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार लतिका सौरभ किस कवि की रचना है? श्रृंगार लतिका सौरभ किस कवि की रचना है? विकल्प है लाल कवि, वृंद कवि, द्विजदेव या बोधा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी का आ ही गया होगा क्या? सी। हमने एक कोड बनाया था, बहुत अच्छे से सभी को याद ही होगा इसका, कि श्रृंगार नहीं करोगे तो लात मार के दांत तोड़ देंगे। द्विज का अर्थ क्या होता है? दांत होता है। तो हमने वहाँ से संबंध किया था, है ना, कि बत्तीसी तोड़ देंगे, है ना। तो श्रृंगार लतिका सौरभ है इनकी, और बत्तीसी इनकी रचना है। तो बस याद रखिएगा कि लात मार के द्विज माने दोनों दांत तोड़ देंगे या दांत तोड़ देंगे, एक ही बात है। आंसर क्या आ जाएगा? द्विज देव की। द्विज का अर्थ दांत होता है, तो लतिका यानी लात मारकर बत्तीसी तोड़ देंगे दांतों की, ठीक है। तो द्विज देव की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत काव्य धारा को हिंदी में स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास माना है। विकल्प दिए गए छायावादी काव्य धारा, प्रयोगवादी काव्य धारा, भारतेंदु युगीन काव्य धारा या रीति मुक्त काव्य धारा। सभी विकल्प आपके समक्ष हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास किसे माना है? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा डी, रीति मुक्त काव्य धारा को। रीति मुक्त काव्य धारा है उसे स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास माना किसी ने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो कहें बोहनी हंसे दैन कहें नटी जाए। यह दोहा निम्न में से किस कवि द्वारा रचित है? विकल्प है देव कवि, वृंद कवि, बिहारी कवि या रहीम कवि। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते ही हैं किसकी हैं ये? बिहारी की। किससे? बिहारी सतसई से ली गई हैं, कवि बिहारी की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, उत्तर मध्यकालीन कवि सुदन की श्रेष्ठ रचना का नाम क्या है? कवि सुदन की, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो कवि सुदन हैं ये कौन से काल के कवि हैं? तो कवि सुदन कौन से? उत्तर मध्यकालीन हैं। और इनकी जो श्रेष्ठ रचना है वो आपको सही चुनाव करके आंसर देना है। विकल्प है सुजान सागर, सुजान चरित, सुजान विनोद या ललित ललाम। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
सभी जानते ही हो आप, आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, सुजान चरित। जो सुजान चरित है यह आपकी राजा सूरजमल की, जो सुजान चरित है यह राजा सूरजमल की वीरता से संबंधित है। इसमें राजा सूरजमल की वीरता का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सन्यायन वाकी नहीं। प्रेम के इस सीधे मार्ग की बात किसने कही है कि जो प्रेम का मार्ग है ना बहुत ही सीधा साधा है, वहाँ बांकपन नहीं चलता है, वहाँ टेढ़ापन नहीं चलता है। तो ये जो प्रेम का सीधा मार्ग है इसकी बात किसने कही है। विकल्प हमारे समक्ष दिए गए हैं। विकल्प हैं ठाकुर, आलम, जोधा या फिर घनानंद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा, डी घनानंद। ये घनानंद की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है, जो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता, यह कथन किसका है। और आपको साथ साथ ये भी बताना है कि किस रचना के उपलक्ष्य में ऐसा कहा गया है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह कथन किसने और किस रचना के लिए कहे, ये आपको बताना है। तो विकल्प में दिया गया किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, माता प्रसाद गुप्त ने या रामधारी सिंह दिनकर ने। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये सभी आप जानते ही हो, लेकिन किस रचना के लिए कहा था इन्होंने, बिहारी सतसई के लिए ऐसा कहा, क्योंकि बिहारी सतसई जो है एक मुक्तक काव्य है और उसके लिए इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा कि मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है। क्वेश्चन दिया गया, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रमुख रूप से श्रृंगार वर्णन और रीति निरूपण किस काव्य की विशेषताएं थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रमुख रूप से श्रृंगार वर्णन और रीति निरूपण किस काव्य की विशेषताएं हैं। विकल्प है आदिकालीन, भक्तिकालीन, उत्तर मध्यकालीन या आधुनिक कालीन काव्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। आंसर दीजिए। आप सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा, सी, उत्तर मध्यकालीन यानी रीतिकाल। जो रीतिकाल है आपका, उस रीतिकाल की ये रीति निरूपण प्रमुख विशेषता थी। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ रहा है। क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का वह कौन सा काल था जिसमें रचनाकारों ने मुक्तक रचना शैली को प्रधानता दी। विकल्प है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। आंसर आप सभी जानते ही हो, क्या हो जाएगा, रीतिकाल। रीतिकाल में मुक्तक रचना शैली को प्रधानता दी गई थी। अगला क्वेश्चन आप हमारे समक्ष आ रहा है। कुछ एक तरफ पंक्तियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके कवि दिए गए हैं। इनको पढ़कर नीचे जो कूट दिया जा रहा है, सही कूट का चयन कर हमें आंसर देना है। देखिए पंक्तियाँ हैं, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी। दूसरी है, घुन खाए सहतीरों पर की, 12 खड़ी विधाता बाँचे। नेक्स्ट है, दुख सबको मांझता है। और लास्ट है, कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन को। सूची 2 में दिए गए हैं रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। और सही मिलान करके नीचे कूट दिया जा रहा है, इस कूट का चयन कर हमें आंसर देना है। आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। देखिएगा, कहा आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी। ये किसकी हैं, आपकी केदारनाथ
अग्रवाल की है। उसके बाद है घुन खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता नाचे बाँचे, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, किसकी है? नागार्जुन की है। अगली है आपकी दुख सबको मांझता है, किसकी है? अज्ञे जी की हैं। और ये पंक्तियाँ बहुत बार आपको ये लिखवाई भी गई हैं आपको, और कोड भी याद आ ही गया होगा सभी पंक्तियों का इनका, कि अज्ञानता के कारण ही तो कहते हैं दुख सबको मांझता है, ज्ञानी व्यक्ति नहीं कहता कभी भी। उसके बाद है कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन को, तो ये किसकी हो जाएंगी? रामधारी सिंह दिनकर जी की हो जाएंगी। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की रचना है? विकल्प है किस कवि की रचना है? पंक्तियाँ हैं बह चुकी बहकी हवाएं चैत की, कट गई फूलें हमारे खेत की। बह चुकी बहकी हवाएं चैत की, कट गई फूलें हमारे खेत की। आगे दिया गया कोठरी में लो बढ़ाकर दीप की, गिन रहा होगा महाजन सेत की। किसकी पंक्तियां हैं? विकल्प है गिरिराज कुमार माथुर, अज्ञे जी, केदारनाथ अग्रवाल या भीष्म साहनी। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है कि ये पंक्तियां किसकी हैं। आंसर सभी जान ही गए होंगे कौन हो जाएगा? अज्ञे जी। और ये अज्ञे जी की कौन सी रचना से ली गई है? यह दीप अकेला से ली गई है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की रचना से हैं? मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। ये जो पंक्तियाँ हैं ये किस रचना से, किस कवि की रचना से ली गई हैं? विकल्प है मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह या धर्मवीर भारती। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा ए, मुक्तिबोध से ली गई है। और ये मुक्तिबोध की कौन सी रचना है आपकी? अंधेरे में। अंधेरे में रचना से ये ली गई है। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक में विमल सदा नीरा है। तो ये किससे ली गई है? आपकी मुक्तिबोध की अंधेरे में से ली गई है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया जा रहा है मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे। उपरोक्त लिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? विकल्प दिया जा रहा है सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी समझ ही गए होंगे, आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरेश मेहता की है? विकल्प है एक पुरुष, संशय की एक रात, उत्तराजय या महामानव। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते हो आप, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संशय की एक रात। नरेश मेहता की है संशय की एक रात, और ये किस पर है? राम के जीवन पर आधारित है। बहुत ही अच्छी काव्य रचना है, एक बार अवश्य पढ़िएगा। राम के जीवन पर आधारित है, और इसका रचना काल अगर पूछा जाता है तो ये कब की है? 1962 ईस्वी में रचित है। बहुत बार पूछी जा चुकी है। और संशय की एक रात एक लंबी कविता है, राम काव्य पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है चितंबरा, कनुप्रिया, महामानव, एक पुरुष और। सूची 2 में दिए गए हैं केदारनाथ मिश्र, धर्मवीर भारती, ठाकुर प्रसाद सिंह या डॉक्टर विनय। सही विकल्प का चयन आपको करना है। नीचे विकल्प दिए जा रहे हैं आपके समक्ष, और ये जो कूट दिए जा रहे हैं इन कूट का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। आप सभी जानते ही हो। देखिए चितंबरा किसकी रचना है आपकी? चितंबरा के रचनाकार कौन हैं? केदारनाथ मिश्र हैं। कनुप्रिया के कौन हैं? धर्मवीर भारती हैं। महामानव के कौन हैं? ठाकुर प्रसाद सिंह हैं। एक पुरुष और के कौन हैं? डॉक्टर विनय हैं। आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 यानी सी। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? विकल्प दिए गए महावृक्ष के नीचे नदी की बांक छाया, ये अज्ञे जी की है। दूसरा है पुरानी जूतियों का कोर्स खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये नागार्जुन की है। तीसरी है गुल मेहंदी पंख और पतवार, ये त्रिलोचन शास्त्री की है। और जंगल का दर्द खूटियों पर टंगे लोग, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। जो विकल्प गलत है उसे चुनकर आंसर देना है। आंसर दीजिए। आंसर सभी ने दे ही दिया होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गुल मेहंदी और पंख पतवार ये जो हैं दोनों, ये त्रिलोचन शास्त्री की नहीं है। ये किसकी हैं? आपके केदारनाथ अग्रवाल जी की। किसकी हैं? अग्रवाल। सभी ने हमने देखा था कि केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं को हमने कोड से याद भी किया था कि केदारनाथ से क्या बहती है? युग की गंगा बहती है। वहाँ पर रंग नहीं, वहाँ फूल नहीं, वहाँ रंग बोलते हैं, है ना। फिर गुलमेहंदी लगाते हैं, पंख और पतवार लगाकर उड़ जाते हैं। जब नीचे गिरते हैं तो क्या हो जाता है? नीचे गिरते हैं तो रक्त स्नान कर लेते हैं, है ना। रक्त स्नान है इनकी। और फिर केदारनाथ खरी खरी कहते हैं, कहे केदारनाथ खरी खरी, है ना। ये सभी कोड बनाकर हमने ये रचनाएं की थी। तो आशा रखती हूँ याद आ ही गई होंगी सभी। ये गुल मेहंदी और पंख और पतवार किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल जी की है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित साहित्यिक रचनाओं में कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कुंवर नारायण की है? विकल्प है भीतरी नदी की यात्रा, आमने सामने, दिन एक नदी बन गया, आँख से भी छोटी चिड़िया। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। जानते ही हैं कुंवर नारायण, और कुंवर नारायण की रचना कौन सी हो जाएगी? हमारे आमने सामने, है ना। कुंवर नारायण इस चक्रव्यूह में जो कुंवर नारायण होते हैं वो कहते हैं कि अभी सभी आमने सामने हैं, है ना। कोई भी नहीं है अब हमारे आमने सामने, कोई भी नहीं है, हम सभी अब केवल हम ही आमने सामने हैं। कोड बनवाया था और अब तो बाजीसरवा के बहाने सभी मिल लेते हैं। ये सभी किसकी है? कुंवर नारायण की है। तो कोड याद आ ही गया होगा आपको। और आमने सामने की जो डेट है वो डेट कई बार पूछ ली जाती है, कब की है? 1979, 1979 में रची गई थी। क्या? आमने सामने। और ये कुंवर नारायण की चक्रव्यूह है, आमने सामने हैं, हम और तुम हैं, है ना, बाजीसरवा के बहाने, ये सभी किसके हैं? कुंवर नारायण की रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया जा रहा है। हमें 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में काव्य रचनाएं हैं और सूची 2 में उसके रचनाकार हैं। आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में है अपराजिता, महाप्रस्थान, कालजयी, वनवास दोगे। सूची 2 में है रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, सलेश जैदी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। देखिएगा अपराधिता किसकी है? रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। महाप्रस्थान किसकी है? नरेश मेहता की है। कालजयी किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। वनवास दोगे किसकी है? सलेश जैदी की। तो आंसर हमारा हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध रहस्यवादी कविता कौन सी है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध रहस्यवादी कविता कौन सी है? विकल्प है निशा निमंत्रण, निमंत्रण, मौन निमंत्रण या निश्चित। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। रहस्यवादी रचना कौन सी है? आंसर हो जाएगा सी, मौन निमंत्रण। जो मौन निमंत्रण है ये कैसी है? सुमित्रानंदन पंत की रहस्यवादी रचना है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है।
सॉरी क्वेश्चन यहीं पे है। क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन दो सहयोगी कवियों द्वारा रचित काव्य संग्रह का नाम बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बगैर विकल्प दिए आपके मस्तिष्क में आ जाना चाहिए कि सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन दोनों ने मिलकर किस रचना की रचना की थी, या दोनों जो सहयोग में या सह रचना कौन सी है, दोनों की सह रचना कौन सी है। चलिए विकल्प दे ही देते हैं आपको। विकल्प है आपकी समक्ष, विकल्प दिए गए बंगाल का अकाल, दो चट्टानें, निशा निमंत्रण या खादी के फूल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हो आंसर क्या हो जाएगा, निशा निमंत्रण। जो निशा निमंत्रण है इसकी रचना सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन दोनों ने मिलकर की थी। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु कालीन कवि जगन्नाथ की कवि रचनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है आपको कि भारतेंदु युगीन जो कवि जगन्नाथ हैं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं और इन रचनाओं को कालक्रम से कैसे व्यवस्थित करेंगे, कौन सी पहले कौन सी बाद में और कौन सी लास्ट में है। विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। आप सभी जानते ही हो कि जगन्नाथ है, ये ठाकुर जगन्नाथ थे हमारे, और ये ठाकुर जगन्नाथ की जो रचनाएं हैं वो आपको क्रम से और कोड से भी लिखवा रखी हैं कि ठाकुर की जो प्रेम संपत्तियां होती हैं, 3 प्रेम संपत्तियां होती हैं, कौन कौन सी, एक श्यामलता होती है, कि श्याम सरोजनी होती है और एक देवयानी होती है। तो सभी कोड से ही याद करवाई हुई है, आपको कोड से याद करवाई हुई है। अगर डेट याद नहीं है तो कोड से भी आप निकाल सकते हो, वरना डेट भी अगर हम देखते हैं कि प्रेम संपत्ति लता कब की है आपकी 1885 की है। उसके बाद है श्यामलता, श्यामलता भी कब की है 1885 की है। श्याम सरोजनी कब की है 86 की है, और देवयानी भी कब की है 86 की ही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 सभी क्रम से है ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया छायावाद के प्रतिनिधि महाकाव्य रामायणी के सर्गों की संख्या कितनी है। कामायनी में कितने सर्ग हैं ये आपको देना है। छायावाद के प्रतिनिधि महाकाव्य है जो कामायनी है, इसमें सर्गों की संख्या पूछी गई है कि इसमें कितने सर्ग हैं। सही विकल्प आपके समक्ष दिए गए 15, 17, 7 या 12। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों आप जानते ही हैं आंसर क्या हो जाएगा 15। कामायनी में कितने सर्ग हैं 15 सर्ग हैं, और कामायनी के 15 सर्ग भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्रम से। इनको भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा सर्ग पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा चौथे नंबर पर आएगा, कौन सा 10वें नंबर पर आएगा। तो वो भी कोड याद आ ही गया होगा कि कामायनी के जो सर्ग हैं हमने एक स्टोरी से आपको सभी को याद करवा रखा है, छोटी सी स्टोरी है ना। चलो थोड़ा सा बता देती हूँ हिंट के रूप में, आपको याद आ जाएगा कि हमें जब चिंता होती है तो हम आशा लेकर, श्रद्धा और आशा लेकर कहाँ चले जाते हैं, अपने दोस्त के पास चले जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर देखते हैं कि उसमें क्या काम और वासना जागृत हो जाती है, तो हमें लज्जा आ जाती है। लेकिन हमें क्या आती है, क्रोध आता है, तो हम कहते हैं अच्छा, लज्जा आ जाती है, फिर हम क्रोध होकर कहते हैं ये तुम्हारा कर्म है क्या। ये पूरी स्टोरी हमने बनाई थी ना। जब उसे ईर्ष्या होती है लेकिन सौपन में जाकर सो जाता है ना। फिर उनके विचारों में संघर्ष चलती है, विचारों का संघर्ष चलती है तो उसमें निर्वेद की भावना आ जाती है। निर्वेद की भावना आती है तो दर्शन हो जाते हैं, तो सोचता है ये तो अजीब रहस्य है ना, इसमें तो बड़ा आनंद आया। तो ये सभी कोड के द्वारा इन 15 के 15 को हमने याद कर रखा है। आशा रखती हूँ याद आ ही गया होगा सभी को। ये चिंता से शुरू होते हैं कामायनी के सर्ग और आनंद पर खत्म हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है भारतभूषण अग्रवाल रचित काव्य नाटक है। विकल्प है अग्निबीज, अग्निलीक, आत्मजयी या अभिशाप। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी ने दे ही दिया होगा।
भारत भूषण अग्रवाल का कौन सा है? अग्निलीक। और ये जो अग्निलीक है ये कैसा है? एक राम काव्य है, राम के जीवन पर आधारित है, राम काव्य है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष दिया गया, रामधारी सिंह दिनकर रचित महाकाव्य जिसे गीति नाट्य या नाट्य काव्य भी कहा जाता है का नाम क्या है? बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शायद मन कर रहा है कि इसका आंसर आपको मैं बताऊं, आप ही कमेंट करके आंसर दें कि इसका आंसर क्या होगा। विकल्प दिए गए, परशुराम की प्रतिज्ञा, सीपी और शंख, उर्वशी, आत्मा की आंखें। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। गीति नाट्य किसको कहा गया? आंसर हो जाएगा क्या? सी, उर्वशी को। उर्वशी कब की थी? 1961 की रचना थी रामधारी सिंह दिनकर की और यह क्या थी? एक गीति नाट्य थी। अगला क्वेश्चन है आपका, मिट्टी के फूल और पलाश-वन आदि काव्य संग्रहों के रचयिता कौन है? मिट्टी के फूल और पलाश-वन आदि काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? विकल्प है सियाराम शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नरेंद्र शर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा? सी, नरेंद्र शर्मा। आप सभी जानते ही हो कि कोड भी याद आ ही गया होगा आप लोगों को कि नरेंद्र शर्मा को हमने क्या बनाया था? नरेंद्र मोदी जी बनाए थे। ये प्रभात की फेरी देते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? पलाश वन में पहुँच जाते हैं। वहाँ मिट्टी के फूल देखते हैं और वहाँ कामिनी आ जाती है, आप सभी जानते हो, है ना। रक्त बीज होता है, अग्नि सस्य हो जाता है। ये सभी जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं? आपकी नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। और कोड भी हमने बनाया था नरेंद्र मोदी करके, है ना, कि ये प्रभात में फेरी देते हैं, है ना, प्रवासी के गीत गाते रहते हैं हमेशा और गाते गाते कहाँ चले जाते हैं? पलाश वन में चले जाते हैं। आगे का कोड आपको याद आ ही गया होगा। तो मिट्टी के फूल और पलाश वन किसकी रचनाएं हैं? नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भगवती चरण वर्मा की काव्य कृतियों के नाम क्या हैं? विकल्प है मधुकर्ण, मानव, एक दिन या उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त सभी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर जानते ही हैं सभी, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी हैं, मधुकर्ण भी है, मानव भी है और एक दिन भी है। ये सभी किसकी हैं? आपकी भगवती चरण वर्मा की है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष दिया गया क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। विकल्प है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, दो चट्टानें, एकांत संगीत, मिलन यामिनी या उपर्युक्त सभी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी ने चुन ही दिया, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी हो जाएंगी। देखिए हरिवंश राय बच्चन, इसको हमने अच्छे से कोड से भी याद किया था, इनकी डेट भी आपको याद करवा रखी है। हरिवंश राय बच्चन ये बच्चा है तो हम कहते कोड बनाया था कि बच्चे तेरी हार, पहला है तेरा हार, तेरी हार होगी यदि मधुबाला के चक्कर में मधुशाला जाएगा और मधु कलश उठाएगा, है ना। फिर क्या होगा? एकांत में फिर निशा का निमंत्रण आएगा, एकांत में संगीत होगा, मिलन यामिनी होगी, है ना, खादी के फूल बन जाएंगे, बंगाल में अकाल पड़ेगा, है ना, खादी के फूल बनेंगे, बुध बेचारे नाच घर में होंगे, ये जाल समेट दिया जाएगा। ये सभी रचनाएं आपको अच्छे से याद आ गई होंगी कोड से। तो ये सभी किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का अकाल तथा निशा निमंत्रण के रचयिता कौन है? क्वेश्चन आ ही गया है और विकल्प आपके समक्ष दिए जा रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या श्याम नारायण पांडे। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। इतना समय नहीं लगना चाहिए था, आंसर आ जाना चाहिए था किसकी? हरिवंश राय बच्चन के। अभी तो बताया ही था, पूरे कोड के साथ याद करोगे तो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, नरेंद्र शर्मा की रचनाओं को चिन्हित कीजिए कि नरेंद्र शर्मा की रचनाएं कौन कौन सी हैं। विकल्प है कर्णफूल, कामिनी, प्यासा निर्झर, प्रभात फेरी, द्रौपदी, शूल फूल।
और उपयुक्त सभी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों इसमें भी समय नहीं लगना चाहिए, क्या आ जाएंगी? उपयुक्त सभी। देखिएगा जो नरेंद्र शर्मा, इसको नरेंद्र मोदी बनाया था और नरेंद्र मोदी बनाकर पूरा कोड आपको याद करवा रखा है अच्छे से कि नरेंद्र मोदी जी प्रभात फेरी यानी सुबह सुबह फेरी देते रहते हैं ना। प्रभात फेरी देते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? क्लास के 1 में पहुँच जाते हैं। और गीत किसके गाते हैं? प्रवासी के गीत गाते रहते हैं, है ना। वहाँ क्या होता है? कर्ण फूल होते हैं, मिट्टी के फूल होते हैं, वहाँ निर्झर बह रहा होता है, वहाँ द्रौपदी आती है और क्या लेकर? फूल लेकर आती है। वो क्या होती है? कामिनी होती है ना। वो माला डाल देती है, अग्नि से असस्य हो जाता है। ये सभी आपको कोड से याद करवा रखे हैं। कोड याद आ गया होगा। तो ये सभी रचनाएं किसकी है? नरेंद्र शर्मा की है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इतिहास के आंसू तथा ओ दुविधाग्रस्त शाखुल बोल के रचनाकार कौन है? विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी ने चुन ही दिया गया होगा। समय ना लगाते हुए आंसर क्या आ जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। कोड याद आया होगा सभी को, है ना, कि दिन के उदय होते ये क्या कर लेते हैं? भांग पी लेते। इनके ना प्रभाग, तो प्रभाग को हमने भांग बनाया था ना कि भांग पी लेते हैं। भांग पीकर क्या? उर्वशी से मिलने जाते हैं, हुंकार भरते हैं, है ना। हुंकार भरते हैं तो इन दोनों में कुरुक्षेत्र छिड़ जाता है। भाई भांग पीकर मिलने जाओगे तो कुरुक्षेत्र ही छिड़ेगा ना। कुरुक्षेत्र छिड़ जाता है, कुरुक्षेत्र छिड़ जाता है। मिलन यामिनी करते हैं ना तो कुरुक्षेत्र छिड़ जाता है। कुरुक्षेत्र छिड़ता है तो एक तरफ से कौन आते हैं? याद आ गया होगा, है ना। एक तरफ से समधिन आती है और दूसरी तरफ से बापू आते हैं। फिर ये कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो इतिहास के आंसू हैं, है ना, कि बच्चों में ऐसा चलता रहता है। कोई बात नहीं, ये तो इतिहास के आंसू हैं। कभी छाव और कभी, है ना, कभी छाँव होती है, कभी धूप होती है तो कभी छाँव होती है। लेकिन फिर कहती है ये तो क्या है? दिल्ली भेजने के का मिर्च का मज़ा होता है। तो आशा रखती हूँ काफ़ी बड़ा कोड है, आपको याद आ ही गया होगा। तो इतिहास के आंसू है ओ दुविधाग्रस्त शाकुल बोल, ये सभी किसकी हैं? आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है छायादोत्तर रचना प्रेम संगीत के कवि कौन है? विकल्प है रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी या सोहन लाल द्विवेदी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। प्रेम संगीत सभी जानते ही हो, आंसर भी आ गया होगा। आंसर हो जाएगा बी, भगवती चरण वर्मा की रचना है। छायादोत्तर पूछिए, छायादोत्तर रचना प्रेम संगीत किसकी है? भगवती चरण रचना की, भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं के नाम क्या क्या हैं? विकल्प है प्राण अंग रसवंती, नील कुसुम, धूप और धुआं, उपरोक्त सभी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। समय जाहिर ना करते हुए आंसर सभी ने दे ही दिया। आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। जो कोड है उसमें आप जानते हो रामधारी सिंह दिनकर है ना। प्रण ले लेते हैं, अंग रसवंती करते हैं, है ना, नील कुसुम, चक्रावल का ब्याह, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, है ना, मिट्टी और कोयला, धुआं, धूप और धुआं, ये सभी किसके हैं? आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। कोड याद आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है भगवती चरण वर्मा के काव्य संग्रह का नाम है। विकल्प है ऐपलक, कुमकुम, मधुकर्ण या कवासी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा? मधुकर्ण हो जाएगा। ऐपलक है, कुमकुम है, कवासी है, ये किसकी हैं? बालकृष्ण नवीन की, है ना, कि बालक, याद आएगा कि ये बालकृष्ण होते हैं। ये ऐपलक देखते रहते हैं, कुमकुम को कहते हैं कवासी। हम तो बिस्पाई जन्म के हैं और तुम क्या हो? तुम तो अस्तबल हो विनोदा, अस्तबल हो विनोबा, किसके? बाकी कोड याद आ गया होगा, है ना। तुम तो अस्तबल हो विनोबा, विनोबा अस्तबल हो किसकी? उर्मिला की। तो ये सभी जो रचनाएं हैं किसकी हैं?
आपकी बालकृष्ण नवीन की है, लेकिन मधुकर्ण किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। अगला क्वेश्चन है, छायांदोत्तर काल के उस कवि का नाम बताइए जो हालावाद का प्रवर्तक कहलाया। हालावाद का प्रवर्तक कौन था? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। विकल्प हैं अज्ञे, दिनकर, बच्चन, प्रसाद। आंसर सभी जानते ही हो, क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन हैं? विकल्प है रूप गोस्वामी, अभिनव गुप्त, राजशेखर या मम्मट। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? रूप गोस्वामी। सभी जानते हो उज्ज्वल नीलमणि किसका है? रूप गोस्वामी का। रूप क्या होता है? उज्ज्वल हो जाता है मणि की तरह, है ना, तो रूप गोस्वामी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी और जौहर जैसे ऐतिहासिक काव्य संग्रहों के रचनाकार कौन हैं? विकल्प है रूप नारायण पांडे, सुदामा पांडे, गोरख पांडे या श्यामा नारायण पांडे। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हल्दी घाटी और जौहर किसकी रचनाएं हैं? श्याम नारायण पांडे की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, ओ अप्रस्तुत मन के कवि कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ओ अप्रस्तुत मन के कवि कौन है? विकल्प है भारतभूषण अग्रवाल, केदारनाथ मिश्र, केदारनाथ सिंह या मुक्ति बोध। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा? भारतभूषण अग्रवाल। ओ अप्रस्तुत मन किसकी रचना है? भारतभूषण अग्रवाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केदारनाथ मिश्र की प्रसिद्ध प्रबंध काव्य रचना कौन सी है? केदारनाथ मिश्र की, केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, केदारनाथ मिश्र की प्रसिद्ध प्रबंध काव्य रचना कौन सी है? विकल्प है चिरस्पर्श, सेतुबंध, ऋतंबरा या प्रभात की ज्वाला। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऋतंबरा। ये चितंबरा नहीं है, ऋतंबरा है, ध्यान रखिएगा। ऋतंबरा किसकी है? केदारनाथ मिश्र का एक प्रबंध काव्य है। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? विकल्प है 1936, 1943, 1952, 1962। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों सभी जानते ही हो, आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। सन 1943 ईस्वी में क्या हुआ? तार सप्तक का प्रकाशन किया गया, और किसके द्वारा? अज्ञे जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसमें 7 कवि थे आपके। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं का संकलन किया जाता था। 7 कवियों की रचनाएं छापी जाती थी, और उसे ही क्या कहा गया? तार सप्तक का नाम दिया गया, जिसे प्रथम सप्तक के नाम से भी जाना जाता है। 7 कवि कौन कौन से थे? तो ये कोड आपको याद आ ही गया होगा। यज्ञ राम का करने से मुक्ति मिलेगी, नाम बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, गिरजाघर में सम्मान बढ़ेगा, भारत भूमि का यशोगान बढ़ेगा, है ना। भारतभूषण अग्रवाल भारत भूमि से ले गए। तो ये सभी किसके थे? आपके तार सप्तक के कवि थे। 1943 में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन आपका था, केवल गद्य साहित्य के लिए ही खड़ी बोली का प्रयोग किस युग के रचनाकारों ने किया? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। केवल गद्य साहित्य के लिए ही खड़ी बोली का प्रयोग किस युग के रचनाकारों ने किया? विकल्प है द्विवेदी युगीन, शुक्ल युगीन, भारतेंदु युगीन या शुक्लोत्तर समय के रचनाकारों ने। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा? एम द्विवेदी। सभी जानते हो द्विवेदी युगीन यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन है आपका, साहित्यिक रचनाओं के लिए खड़ी बोली ने ब्रज भाषा का स्थान कब लिया? विकल्प है रीतिकाल, आधुनिक काल, स्वतंत्रतोत्तर काल या आदिम युग। स्वतंत्रता के बाद का काल या फिर आदिम युग। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर क्या आ जाएगा हमारा आधुनिक काल। कि आधुनिक जो काल है इसके अंदर खड़ी बोली ने स्थान ले लिया था किसका, ब्रज भाषा का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक युगीन कृति का ऐसा महाकाव्य है जिसकी रचना ब्रज भाषा में की गई है। विकल्प है कामायनी, साकेत, रामचंद्रिका या उद्धव शतक। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि आधुनिक युगीन कृति का ऐसा महाकाव्य है जिसकी रचना ब्रज भाषा में की गई है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उद्धव शतक। जो उद्धव शतक है ये आधुनिक युगीन ऐसी कृति, ऐसा एक महाकाव्य है जिसकी रचना ब्रज भाषा में की गई है। दोस्तों ये उद्धव शतक है ये किसका है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। और रत्नाकर जी ब्रज भाषा के अंतिम समर्थक कवि माने जाते हैं। और रत्नाकर का जन्म पूछा जाए तो कब हो गया था, 1923 में। लेकिन इसी प्रकार से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो रामचंद्रिका है ये भी आपकी क्या है, ब्रजभाषा में ही रचित है, लेकिन यह संस्कृत निष्ठ ब्रजभाषा में है। संस्कृत निष्ठ ब्रजभाषा में रचित है रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका की जो रचना काल है वो क्या कब का है, 1601 का है। बहुत बार पूछ लिया जाता है। और रामचंद्रिका जो है ये किसकी है, किसकी है आप सभी जानते ही हो, है ना। रामचंद्रिका किसकी है, केशव की है। और इसमें रामचंद्रिका है जो है इसमें कई बार और भी पूछ लिया जाता है, सर्गों की संख्या पूछ ली जाती है। तो कितने हैं, 39 सर्ग इसके अंदर हैं रामचंद्रिका के अंदर। और ये लगभग 1717 छंदों में लिखित एक रचना है, इसलिए इसको छंदों का अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है। और रामचंद्रिका जो है ये कहें कि इसी के कारण केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया था। इसकी जो भाषा है ये बहुत ही संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा है, कठिन भाषा है, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत भी रामचंद्रिका के कारण ही केशवदास जी को कहा गया था। और 1601 की ये में रचित रचना है, 39 इसमें सर्ग हैं, 1717 इसमें छंद माने जाते हैं। और केशव जी का जन्म भी पूछा जाए तो 1555 ईस्वी आ जाता है। दोनों ही ब्रज की हैं, रामचंद्रिका और उद्धव शतक भी, लेकिन रामचंद्रिका संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा की है, जबकि उद्धव शतक आपकी ये कहें कि विशुद्ध ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों आशा रखती हूँ सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। और यदि समझ आया है, एक शिकायत आप लोगों से है कि आप क्वेश्चन पेपर करते हो, क्योंकि मुझे व्यूअर दिखाता है यहाँ पे, लेकिन आप कमेंट करके आंसर क्यों नहीं देते। भाई ये समय एक दूसरे से अपने आप को छुपाने का या एक दूसरे के सामने प्रदर्शित करने का नहीं है। ये समय है आपकी ईमानदारी से अपनी मेहनत करने का। और कई बार हमारे मन में कुछ चल रहा होता है और हमारा मस्तिष्क आंसर कुछ देता है और हमारे हाथ उसको कुछ टाइप कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको मस्तिष्क के मन, मस्तिष्क और अपना हाथ तीनों की क्रियाओं को एक बनाना है, और इसके लिए कमेंट करके आंसर देना ही होगा। तभी जाके ये जो हैबिट हमारी है कि हाथ हमारा हमारे मस्तिष्क के साथ काम करे, ये बन सकती है। बार बार इसीलिए कहती हूँ कि दोस्तों कमेंट करके आंसर अवश्य दिया करें। चलिए आज समय को मद्देनज़र रखते हुए आज के टेस्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।